हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में बोलने वाले हैं गांधी जी के द्वारा जो तीन सबसे बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किए थे। फर्स्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण क्या था, गांधी जी क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किए थे, तो हम एक एक करके बताते हैं। हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये तुम लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौकरी वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोगों को जानना चाहिए गांधी जी को क्यों लगा कि अब आंदोलन शुरू किया जा सकता है। फर्स्ट कारण हम लोग बोलेंगे स्वराज। स्वराज के लिए जो सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वायत्त शासन, और मीन्स ये स्वायत्त शासन मीन्स स्वराज। तो ये कैसे कारण बना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। हम लोग सभी जानते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों से सहायता मांगे थे, सेना की हेल्प मांगे थे। और महात्मा गांधी समेत जो भी कांग्रेस लीडर उस वक्त के थे, सब लोग ये आशा करते थे कि आशा किए थे, उन्होंने लेटर भी लिखे थे कि युद्ध के बाद शायद हम लोगों को स्वराज मिल जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वादा भी किया था। तो इसीलिए, क्योंकि हम लोगों को उस वक्त के स्वराज की चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोगों को चाहिए था। लोकल गवर्नमेंट, अगर लोग स्वराज मतलब क्या होता है ना, ये ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेंगे लेकिन लोकल एरिया में हम लोग फ्रीडम में रहेंगे, पूरा फ्री रहेंगे। इसी को स्वराज बोला जा रहा था उस वक्त। कांग्रेस का एजेंडा यही था। तो अब क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने समर्थन दे दिया कि ठीक है ब्रिटिश को हेल्प करना चाहिए, बोला गया है कि 12.5 लाख सेना हमारे पंजाब से हमारे पूरे देश से ब्रिटिश गवर्नमेंट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहायता किया गया था। इनमें से ज़्यादातर 3,55,000 कैसे बोला जाता है कि पंजाब से ही गया था। और युद्ध के दौरान 10,000 सेना हम लोगों की मारे गए थे और हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किए थे 6 करोड़ 21 लाख रुपए, 6 करोड़ 21 लाख पाउंड हम लोगों ने दिया था उनको। और इसके चक्कर में क्या हुआ, हमारे देश में जो मुद्रास्फीति था वो बढ़ गया था 30%। और हम लोग ऋण में मतलब वो जो जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं ना, तो ऋण में हम लोग जर्जरित हो जाते थे, तो हम लोग फंस जाते थे। तो भारतवर्ष में क्या हुआ, 33% हम लोगों का मूल्य वृद्धि हो गया था और भारतवर्ष पूरी तरह से चपेट में आ गए थे। जो जो भी मतलब वृद्धि के जो हार होते थे वो हम लोग पूरी तरह से, मतलब एक तरह से हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिकली बर्बाद हो गए थे। दूसरी बात ये है कि जब युद्ध खत्म हुआ, भारतीय लोग क्या थे, एक्सपेक्टेशन में थे कि हम लोगों को स्वराज मिल जाएगा युद्ध के बाद। लेकिन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जब लॉ शासन संस्कार आईन हमारे देश में लाया गया, उस वक्त ये स्वराज के बारे में बात ही नहीं किया गया। मतलब समझ लो कि जो वादा किए थे वो वादा के खिलाफ ही कर दिए, स्वराज हम लोगों को मिला नहीं। और गांधी जी के पास अब ऑप्शन बचा नहीं, उस आंदोलन करना ही था। ये था पहला कारण। दूसरी कारण ये था इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे देश के जो अर्थनीति थे पूरी तरह से टूट चुका था। क्यों, कैसे, जैसे मान लो खाने का दाम बढ़ गया था, मुद्रास्फीति जिसको हम लोग बोलते हैं उसका भी बढ़ गया था। और वो जो जनरल चीज़ें के सामान की चीज़ भी दाम बढ़ चुके थे। बहुत सारे लूटने वाला जो फटकाबाज बोलते हैं मार्केट में, ज़्यादा सामान स्टोर कर लेने वाला की संख्या बढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें देखा गया कि जो खाने पीने की चीज़ में ज़्यादातर सामान, कपड़ा, जो मेडिसिन और जो चीनी है, ये तीनों सामान का सबसे ज़्यादा इनका दाम बढ़ चुका था। एक हिसाब ऐसे हम लोगों को मिलता है 1913, इसमें हम लोगों का जो भी चीज़ें हैं, सामान का जो दाम वो बढ़ा था 143%, 143%। और 1917 में ये जाके बढ़ गया था 196%। और 1920 में, मतलब 1920 में यही सामान का दाम बढ़ चुका था 281, मतलब 281%। एक जो हम लोग कपड़ा पहनते थे, एक जोड़ा कपड़ा, 2 जोड़ा मतलब धोती जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका दाम पहले था, मतलब 1911 में इसका दाम था 1 रुपये 12 पैसा। अब क्या हुआ, 1918 में इसका दाम बढ़ चुका था 6 रुपये। मतलब कितना दाम बढ़ चुका था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
सबसे जिन जिन संप्रदाय को सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था उस वक्त, वो थे वर्कर्स क्लास, वर्किंग क्लास, जो कारखाना में काम करते थे। ब्रिटिश लोगों ने एक पॉलिसी लिए थे, जब युद्ध चल रहा था ना, हमारे देश से बहुत कच्चा माल से सामान बना के वो लोग कपड़ा वपड़ा बना के सब लेके जाते थे। कारखाना स्थापन करने के लिए वो लोग बहुत इंस्पायर कर रहे थे। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया, तब क्या हुआ, वो कारखाना नए नए कारखाना बनाने के लिए उन्होंने जो इंस्पायर कर रहे थे, मतलब पास हेल्प कर रहे थे, वो हेल्प करना बंद कर दिए। इसके चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे कारखाना बंद हो गया और जो उनमें काम करने वाले थे, जो वर्कर थे, उनका जॉब चला गया। मतलब इसके चलते यही बोल रहे हैं कि भारतवर्ष में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बढ़ चुका था। और इस अनएम्प्लॉयमेंट के चलते दो जो हमारे देश के किसान थे उनको भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनको दाम नहीं मिल रहा था और ऐसे खाने पीने की चीज़ का सामान बढ़ गया था। और दो दो सेक्शन, हमारे देश के दो सेक्शन है, वर्किंग क्लास मतलब श्रमिक जो है, और वर्कर है, कारखाना में जो काम करने वाला, और खेती बाड़ी करने वाला। इन दोनों का असंतोष इतना बढ़ चुका था, महात्मा गांधी के पास ऑप्शन और कोई नहीं बचा था आंदोलन के अलावा। तीसरा कारण हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल कॉज मीन्स ये हुआ, ये 1917 में हम लोग जानते हैं कि रूस विप्लव हुआ था। उस वक्त जो जार प्रशासन थे रूस में, वो ये वर्किंग क्लास और जनरल पीपल ने विद्रोह किया था और ये लोग जीत चुके थे। और आयरलैंड में एक आंदोलन हुआ था, सिन फिन आंदोलन, और एक आंदोलन ये हुआ था माइकल कॉलिंस के द्वारा, आयरिश गेरिला जो फोर्स था, वो ये फोर्स के द्वारा ब्रिटिश विरोधी जो संग्राम वहाँ पर हुआ था, इनसे बहुत सारे भारतीयों को इन आंदोलनों से बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला। और चीन में जापान का जो दादागिरी चल रहा था उस वक्त, तो चीन का जो जनरल पीपल है वो जापानीज प्रोडक्ट जो है बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। मतलब चीन में जापान के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका था। मतलब इन सब घटना से भारतीय लोग जो है वो इंस्पिरेशन हम लोगों को मिला था। और महात्मा गांधी को ये सोचा था कि ये मौका है, क्योंकि वो लोग अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, तो आंदोलन शुरू करने के लिए सोचा। चौथा कारण रावलट लॉ। हम लोग जानते हैं रावलट लॉ क्या है। मतलब जो विचारपति थे सिडनी रावलट, उन्होंने उस वक्त 18 मार्च एक लॉ जारी किया था और इस लॉ को पास भी किया गया था। इस लॉ में क्या बोला गया था, कोई भी व्यक्ति को, भारतीय को, ब्रिटिश सरकार कुछ भी सामान, मतलब कुछ भी ना पूछ के गिरफ्तार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, उनको कोई भी विचार नहीं मिलेगा, कोर्ट में ट्रायल करते वक्त उसका कोई भी वकील उसको नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे एक लॉ, खतरनाक लॉ, जहाँ पर भारतीयों को जेल में डालने की एक व्यवस्था किया गया था, क्योंकि उस वक्त भारत विरोधी बहुत सारे संग्राम होने लग गया था। इसके चलते क्या हुआ, भारतवर्ष में एक तरह से ये जो लॉ है, और उस वक्त न्यूज़पेपर के ऊपर भी निषेधाज्ञा लग गया था, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा बोला गया कोई भी न्यूज़पेपर भारतीय लैंग्वेज में नहीं छप सकता, और भारत विरोधी ऐसे कुछ भी मंतव्य जो भी है वो नहीं लिख सकते न्यूज़पेपर में। तो ये लॉ वहाँ पर जारी हो गया था। इसके चलते क्या हुआ, भारतवर्ष में और महात्मा गांधी के पास आप कोई चारा ही नहीं बचा, क्योंकि रावलट आइन जो है उनको अगर मान लेते, मतलब अपना जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाना है, तो वो उससे बचने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता था। और लास्ट जो कॉज इम्पोर्टेंट, मतलब इनसे जुड़ा जो बोला जा सकता है, वो है जालियांवाला बाग का घटना। हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में पंजाब अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग के, जहाँ पर 1600 राउंड्स, 1600 राउंड गोली चलाया गया था माइकल ओडायर के द्वारा। जनरल पीपल्स, उसमें बच्चे थे, महिलाएं थे, बूढ़े भी थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उस वक्त पंजाब के दो लीडर सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल को छुड़ाने के लिए, एवं उसके साथ साथ महात्मा गांधी को जो गिरफ्तार किया गया था उसको विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर भी अमृतसर टाउन में भी ये आंदोलन करने के लिए जमात हुआ था, एक मीटिंग के लिए। उनके ऊपर गोली चलाया गया और गोली के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का मौत हो गया। और ऐसे सरकारी आंकड़े में बहुत कम बताया गया, लेकिन जो जनरल हिसाब है 10,000 लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो बहुत सारे लोगों का मौत हो गया था। मतलब ज़्यादातर लोगों का मौत हो चुका था। तो ये घटना पूरी तरह से भारत को हिला दिया था, पूरे विश्व को हिला दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट उपाधि छोड़ दिए थे, महात्मा गांधी कायजरी हिंद उपाधि छोड़ दिए थे। उन्होंने बोला कि इस जो शैतान का जो गवर्नमेंट है, इसको एक तरह से करेक्शन करना नामुमकिन है, इसको
पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। महात्मा गांधी का ये बोलना था और उन्होंने शुरू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर हम बोलेंगे तुम लोगों से कि ऐड हुआ था एक ऐसा चीज़, मुस्लिम जो संप्रदाय थे उनको महात्मा गांधी ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसमें इनको जोड़ने के लिए उन्होंने सोचा। कैसे? उस वक्त खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। खिलाफत क्या था? जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको बोलते हैं खलीफा, जो तुरस्क में रहते थे। और तुरस्क जो तुर्की जो है वो जर्मनी के साथ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और फर्स्ट वर्ल्ड में तुर्की के साथ जर्मनी के साथ होने के कारण जर्मनी का युद्ध में पराजित जर्मनी हार चुका था। और ब्रिटेन ने क्या किया, तुरस्क क्योंकि जर्मनी को समर्थन कर रहा था तुर्की, तो इसीलिए तुर्की भी डिफीट मतलब वो हार चुका है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, पूरा तुर्की को अपना कैप्चर में ले लिया और जो खलीफा थे उनको अपने पद से हटा दिया था। और इस बात का ठेस लगा था पूरे मुस्लिम संप्रदाय को, पूरी विश्व में, और भारतवर्ष के मुस्लिम संप्रदाय भी इसके ठेस पहुंचे, उनके ऊपर उनको मन में भी ठेस पहुंचा। इसलिए उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि हमारे जो खलीफा है उनको पुराने जो भी पुराने पद है उनको लौटाया जाए। इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने इस ये चीज़ का फ़ायदा लेना चाहा, क्योंकि भारतवर्ष की जो मेन पॉलिटिक्स था उस वक्त मुस्लिम्स जो एक्टिविटीज़ बहुत कम था, तो कांग्रेस को ये लोग अच्छी ढंग से नहीं लेते थे मुस्लिम संप्रदाय। महात्मा गांधी ने मुस्लिम संप्रदाय के जो भी लीडर्स थे उनके साथ मिले और उनके अपना बात बताया कि हम लोग इस वजह से ये आंदोलन शुरू करने वाले हैं। आप लोग सही कर रहे हैं, आपका जो खलीफा है उनको पुराने जगह में लौटाना चाहिए। और हम महात्मा गांधी जो बोल रहे हैं कि हम और जो कांग्रेस है आपके पीछे पूरी तरह से समर्थन रहेगा आपका ये काम में, आंदोलन में। आपको ये क्या करना है कि हमारे जो उद्देश्य, हम जो उद्देश्य से लेके हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं हम आप लोगों का सहायता चाहते हैं। तो मुस्लिम्स जो कम्युनिटीज़ के लीडर्स थे उस वक्त उन लोगों ने भी समर्थन किया। और महात्मा गांधी को ये लग गया था कि आने वाले 100 साल में ये मौका कभी नहीं आएगा हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म में ला के आंदोलन शुरू करने के लिए। तो ये मौका महात्मा गांधी कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसके चलते बस मिल गया मौका। 1920 1 अगस्त उन्होंने शुरू किए भारतवर्ष के उनके द्वारा जो 3 सबसे बड़ा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। पहला मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आशा करते हैं थोड़ा सा समझ में आया होगा। बार बार ये वीडियो देखते रहो और टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।